हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। कंटिन्यू करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री का कंसेप्ट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखें और कोई भी दो लाइन से अगर तो उनके बीच का एंगल्स कैसे कैलकुलेट करें। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस डिस्कस किए थे, तो अगर वो आपने नहीं देखा है जल्दी से जाकर देखो, क्योंकि वो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस पूरे के पूरे चैप्टर में हर जगह काम आने वाले हैं। जल्दी से उस लेक्चर को अच्छे से देख लो और फिर यहाँ पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, जिसमें हम स्लोप और किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिखते हैं या कोई 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिखते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स वहाँ पे होती है। तो यहाँ पर अगर हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पर भी सिमिलर बहुत सारे केसेस होते हैं, बट यहाँ पर लाइन की इक्वेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं। कोई भी अगर फॉर्म हम ले, एक तो वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन में हम वेक्टर्स के फॉर्म में वो लाइन लिखते हैं और कार्टेशियन के फॉर्म में हम एक कंपोनेंट्स जो भी जिस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है उनके फॉर्म में हम वो लाइन लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एटलीस्ट एक पॉइंट से पास तो होना होगा, ठीक है। किसी भी स्पेस में कोई एक पॉइंट, सर्टेन पॉइंट से तो लाइन पास हो रही होगी। सपोज ये जो पॉइंट है वो है हमारे पास ए, x1 y1 है ना, और z1, ठीक है। तो अगर हम x1 y1 z1 के फॉर्म में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो तो हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म, बट यहां पर इसी कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्या हम एक पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो स्मॉल a वेक्टर है वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए और क्या हमें चाहिए? जैसे आपको याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में हम क्या करते थे, एक तो पॉइंट के थ्रू और एक स्लोप के थ्रू, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो लाइन, है कि नहीं। तो यहां पर भी जो डायरेक्शन है वो हमें चाहिए ही होगा, ठीक है। तो जैसे वहां पर हम स्लोप डिफाइन करते थे, यहां पर डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शन रेशियोस या डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन करते हैं। और इन अदर वे हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई एक वेक्टर है जिसके पैरेलल ये लाइन जा रही है, तो उस वेक्टर की इक्वेशंस के थ्रू भी हम इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। सपोज ये जो वेक्टर जा रहा है ये बी वेक्टर है जिसके पैरेलल हमें वो लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। और क्या करते थे लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए? दो चीज तो आ गई कि भाई किस पॉइंट से पास हो रहा है, किस पोजीशन वेक्टर के थ्रू वो जा रहा है और किसके पैरेलल है। बट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हम एक जनरल पॉइंट भी लेते हैं लाइन पे, ठीक है। सपोज यहां पर कोई आर पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर है वेरिएबल है, तो ये लाइन पे कहीं ना कहीं वेरी ही कर रहा होगा, ठीक है। ये कहीं पर भी हो सकता है। जैसे हम x और y लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यहां पर लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो एक वेक्टर यहां पर आप डिफाइन कर दो, ठीक है, a से लेकर r तक। r यहां पर वेरिएबल है, तो जहां जहां पर r वेरी करेगा वहां पर वो लाइन बनती जाएगी, ठीक है। तो हम एक ऐसा रिलेशन लिखना चाह रहे हैं जिससे हम लाइन की इक्वेशन लिख पाए। तो कैसे लिखेंगे कि भाई ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल ही तो बनाना है हमें, कि जो ए आर वेक्टर बनेगा हमारा दैट शुड बी पैरेलल टू बी वेक्टर। यही तो कंडीशन है। इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो आर पोजीशन वेक्टर होगा वो इस लाइन पे ही वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो ए आर वेक्टर कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू जो पैरेलल टू बी वेक्टर है। तो यहां पर अगर आप देखो तो डायरेक्शन तो सेम है, हमने बता दिया कि पैरेलल है। तो वेक्टर्स चैप्टर में हमने सीखा था कि कोई भी दो पैरेलल अगर वेक्टर्स हैं तो उनमें रिलेशन कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि भाई डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा बी वेक्टर टाइम्स, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम है बट इसका मैग्नीट्यूड इक्वेट करने के लिए, इक्वल करने के लिए, है ना, हम एक किसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए वेक्टर को उधर ले जाए राइट हैंड साइड तो ये आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और जो ये आर वेक्टर
बनाया हमें इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही हमें लाइन की इक्वेशन दे देता है। ठीक है, तो यहां पर जो ए वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हमें पोजीशन वेक्टर मिल रहा है किसका, उस पॉइंट का जिससे वो लाइन पास हो रही है। और जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना जो लैम्डा के साथ नहीं लिखा हुआ है वो क्या देता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जिसके थ्रू वो लाइन पास हो रही है। और जो लैम्डा के साथ किसी भी, लैम्डा हो सकता है, म्यू हो सकता है, जो किसी है ना कांस्टेंट के साथ में लिखा हुआ है, एक पैरामीटर के साथ में लिखा हुआ है, वहां पर जो बी वेक्टर है उसके हम पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो दो चीजें चाहिए, तो ये वेक्टर के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बहुत ही आसान है लिखना, ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से सीख चुके हैं। यहां पर भी आप देख ही सकते हो कि भाई डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, क्योंकि आर यहाँ पर वेरी कर रहा होगा, तो मैग्नीट्यूड इसका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेरी कर ही रहा होगा, है ना। तो वहां से जो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है वो हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस हमें क्या करना है कि सिंपली सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के फॉर्म में करना है, सब कुछ लिखना है। तो x1 y1 और z1 अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है जिसके थ्रू लाइन पास हो रही है तो हम इजीली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक r वेक्टर हम मान लेंगे, ठीक है, r पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है सपोज x y z है। ठीक है, जो r वेक्टर हमने लिखा था पोजीशन वेक्टर, उसको हम जनरली एक्स वाई जेड लिख सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में करते हैं। और यहाँ पर जो बी वेक्टर है, ठीक है, तो जो बी वेक्टर है वो वेक्टर के फॉर्म में नहीं, हम क्या करना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वही हमारी कार्टेशियन फॉर्म होगी। तो हम इस बार वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि भाई ये डायरेक्शन रेशियोज है और इस पॉइंट से पास कर रही है तो लाइन की इक्वेशन बताओ। तो यहां पर अगर हम इनको वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो ये ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि यहां से कोरिलेट कर सके, क्योंकि हमें यहां से तो आइडिया लग गया है कि भाई ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी के फॉर्म में पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, वहां से फिर कार्टेशियन फॉर्म निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर ये हो गया है। अब जो जिसके पैरेलल जा रहे हैं बी वेक्टर, उसके हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर पता है तो उस डायरेक्शन में हम वेक्टर तो लिख ही सकते हैं उसके पैरेलल ही। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो बी वेक्टर होगा जिसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, और एक जनरल वेक्टर भी चाहिए, है ना, जो हमारा इस लाइन पे मूव कर रहा होगा। तो यहां पर हम आर वेक्टर लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई जो इक्वेशन हो जाएगी लाइन की वो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, या फिर इसको अगर थोड़ा और डिफरेंट वे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी। बेसिकली हमने यहीं से अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था। ठीक है, कि भाई ये आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज पैरेलल टू, है ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यहीं से तो अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा कि भाई जो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है अगर हम वो फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, उनके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को माइनस करना है सिर्फ आई जे के, है ना। तो x माइनस x1 आई कैप आएगा, इसको मैं नेक्स्ट लाइन, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं। तो x माइनस x1 आई कैप के साथ आएगा। यहां पर r वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो इसमें से हमें ये माइनस करना है। ठीक है, तो y माइनस y1 जे कैप आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में आएगा z माइनस z1 के कैप के साथ। इक्वल्स टू में क्या है, यहाँ पर लैम्डा बी है। तो लैम्डा बी कैसे लिख सकते हैं हम, देखो बी वेक्टर तो ये है, ठीक है, और लैम्डा में अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो हर बार वो लैम्डा मल्टीप्लाई होके लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर इक्वेशन में, लैम्डा ए आई कैप
प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन बनी हमारी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, वहां से हमें ये रिलेशन देखने को मिला। अब जो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये आई कैप का कंपोनेंट है, इधर पे भी कुछ आई कैप का कंपोनेंट है, इधर पे जे कैप का कुछ है, वहां पर भी ऐसे ही के कैप का भी है, तो उनको कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा ए। सिमिलरली y माइनस वाई वन मिलेगा हमें लैम्डा बी। सिमिलरली z माइनस जेड वन मिलेगा लैम्डा सी। ठीक है, अब यहां पर देखो हर जगह लैम्डा दिख रहा है हमें, तो अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, हर एक इक्वेशन से, तो क्या मिलने वाला है, लैम्डा क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स वन बाई ए, है ना। और यहां से भी अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करें y माइनस वाई वन बाई बी, तो क्या हम उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से भी लैम्डा आ रहा है और यहां से भी लैम्डा आ रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन बाई बी। सिमिलरली लास्ट में भी लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा z माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, तो ये जो हमें मिला है रिलेशन और इक्वल्स टू किसके है, ये लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल्स टू लैम्डा के इक्वल है मींस ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यही हमारा जो फॉर्म हो जाता है लाइन का, वो हो जाता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। तो ये थोड़ा सा अजीब है देखने में, क्योंकि जब हम 2D में लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पर ऐसे आता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास उस तरह का रिलेशन नहीं बनता है, वो रिलेशन हमारा प्लेन में बनता है, जो हम आगे सीखेंगे फ्यू लेक्चर्स में। तो यहां पर जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि भाई ए पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 आपको कहां पे दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में दिख रहे हैं, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। सिमिलरली जो हमने ये देखा है कि भाई किसके पैरेलल है, वो जिस वेक्टर के पैरेलल है उसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, वो कहां पे दिख रहे हैं आपको, वो दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में ए बी सी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि जिस भी पॉइंट से पास कर रहे हैं वो तो हमें x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन से पता चल जाएगा न्यूमरेटर, और जो जिसके हम पैरेलल जा रहे हैं जिस वेक्टर के, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो डिनोमिनेटर में आएंगे। हो सकता है कि डायरेक्शन रेशियोज ना देके डायरेक्शन कोसाइन दे दिया हो, तो उस केस में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, LMN। क्लियर है इतनी बात, तो कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी 2 पॉइंट्स के थ्रू हम कैसे कैलकुलेशन करें एक इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए सिंपली वही कि भाई ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसका पोजीशन कुछ तो होगा ए वेक्टर, इसका पोजीशन कुछ होगा बी वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर हमारे पास किसके पैरेलल है ये हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है ऑलरेडी। तो ऐसे सोचो कि 2D में जब हमें स्लोप नहीं दिया हुआ होता है और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो क्या करते हैं, उनसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो A और B से क्या हम एक वेक्टर लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहां पर हमें एक फिक्स वेक्टर मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए इसी वेक्टर के पैरेलल लिख दो वो लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो जो पैरेलल वेक्टर का हमें डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ होता था वो हम डायरेक्टली वेक्टर यहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो वो टेंशन तो खत्म। और किसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं तो भाई 2 पॉइंट गिवन है, किसी भी एक को यूज कर लो। सपोज हम ए वेक्टर को यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, है ना, तो इन जनरल हम एक आर वेक्टर मान लेंगे कहीं पर भी इस लाइन पे, तो उसकी हेल्प से ही हम इक्वेशन लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना, इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा, तो जब हम मैथ्स में वेक्टर्स की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि वो फ्री मूविंग वेक्टर्स है, फ्री वेक्टर्स है। तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, इनसे बनने वाला वेक्टर, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके पैरेलल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, किसके वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है, तो यहां पर हम सिंपली क्या लिखेंगे,
ये हम लिख देंगे कि भाई आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है, बस यहाँ पर जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है वो हम इन दो पॉइंट्स के थ्रू जो वेक्टर बन रहा है उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ना कि एक पैरेलल वेक्टर गिवन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सिंपली आपको क्या करना है, ए वेक्टर उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है वेक्टर फॉर्म व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मींस 2 पॉइंट्स गिवन है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट से पास होती है, बट 2 पॉइंट्स गिवन है और उसकी हेल्प से हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, जिसके थ्रू पास कर रही है, और ये हमें मिल गया है उन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक पोजीशन वेक्टर, है ना, मीन्स एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक वेक्टर यूज कर लिया। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए पॉइंट से ही पास हो रही है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो आर वेक्टर है वो हो जाएगा बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा एब्सोल्युटली। और जरूरी नहीं है कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ही लिखना है, हम डायरेक्शन अपोजिट भी तो लिख सकते हैं। भाई ये जो लाइन है, लाइन तो हमारी एक, है ना, नॉन डायरेक्टेड लाइन होती है जनरली, है ना, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है उसमें, बस हम एक डायरेक्शन देने के लिए एक वेक्टर के फॉर्म में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख रहे हैं। तो हो सकता है ना कि भाई आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख लो, इधर को लिख लो, बस डायरेक्शन रिवर्स में हो जाएगी, बट रहेगा तो उसी पोजीशन में। ठीक है, तो यहां पर हमारे दोनों ही इक्वेशन सही है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी सही होगा। तो आगे देखते हैं, जब हम किसी भी 2 पॉइंट्स के थ्रू कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, है ना, इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सपोज ये ए पॉइंट है विच इज x1 y1 z1, और ये सपोज बी पॉइंट है विच इज x2 y2 और z2। तो कार्टेशियन फॉर्म लिखना हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। क्या बताया था मैंने, जब हम कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो न्यूमरेटर में क्या आता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। x1 y1 z1 कौन से पॉइंट्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जिस पॉइंट्स के थ्रू पास कर रही है लाइन उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट x माइनस x1, है ना, और डिनोमिनेटर में कुछ लिखेंगे, y माइनस y1 डिनोमिनेटर में कुछ लिखेंगे, और z माइनस z1 यहां पर भी कुछ लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन के जिसके वो पैरेलल है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज हम लिखेंगे। और कोई भी 2 पॉइंट्स है तो वहां से हमने वेक्टर लिखना तो सीख ही लिया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उनका डिफरेंस ही होते हैं बेसिकली, जो भी वो वेक्टर है उनके जो कंपोनेंट्स होंगे वही हमारा डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। तो जो ये ए बी वेक्टर बनेगा यहाँ से, ठीक है, उसके हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, सिंपली आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो आपको लास्ट लेक्चर देखने की जरूरत है अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ये क्लियर नहीं आ रहे हैं क्यों आई है। ठीक है, बेसिकली ये जो है ना ए बी वेक्टर बनेगा उसी के कंपोनेंट्स ही लिखे हुए हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर में क्योंकि इसी के पैरेलल है ना ये लाइन जो हम लिखना चाह रहे हैं, तो उसी के डायरेक्शन रेशियोज हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी ये क्या बन गई, कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट से पास करना है, हम इस पॉइंट से भी पास करा के लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगा हमारा क्या, x माइनस x2, और डिनोमिनेटर में तो हम वही लिख सकते हैं x2 माइनस x1, है ना, डायरेक्शन रेशियोज, और ये आ जाएगा y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1, और यही हमारी क्या आ जाएगी, पॉइंट B से पास करने वाली लाइन। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन थी इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पर पूछा गया है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 माइनस 1 1 एंड पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है कि भाई एक पॉइंट से पास कर रही है और एक लाइन के पैरेलल है।
ठीक है। तो अगर हम लाइन की इक्वेशन सपोज इस लाइन को लिखना चाह रहे हैं तो किस पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन, ये पास कर रही है 2, -1 और 1 के थ्रू, ठीक है। और किसके पैरेलल है, सपोज इस लाइन को अगर मैं नेम दे दूं, है ना, सपोज ये है L1, तो L1 के पैरेलल है, मींस L1 कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, L1 लाइन। तो L1 के पैरेलल है, तो वहां से जो जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल वेक्टर के थ्रू हमने लाइन लिखना सीखा था। तो अगर इसका हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए तो हम इजीली यहां पर इस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली लाइन लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो इस लाइन का अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन अपनी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के पैरेलल वाली लाइन हमें लिखनी है, ठीक है। सपोज ये लाइन है हमारी L, तो यहां पर देखो L1 से हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमने बताया था कि कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी रहती हैं तो जो डिनोमिनेटर है वहां पर हमें डायरेक्शन रेशियोज ही लिखने होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज जिस वेक्टर के पैरेलल है वो लाइन, वही हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो न्यूमरेटर है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में लिखा हुआ होना चाहिए। स्टैंडर्ड मीन्स वहां पर x पहले आना चाहिए, y पहले, z पहले, और x y z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और A B C जो डिनोमिनेटर में मिलते हैं हमें डायरेक्शन रेशियोज, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो इक्वेशन हमें गिवन है। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये तो सही लिखा हुआ है कि इसका कोफिशिएंट 1 है और ऊपर, है ना, कोफिशिएंट 1 है बेसिकली, और जो y है इसका भी कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर जो z है उसका कोफिशिएंट -1 है। तो इसको लिखने की कोशिश करेंगे इन अ डिफरेंट वे। तो ये तो हम एज इट इज लिखेंगे और y + 1/7 भी एज इट इज लिख देंगे, बट जो 2 - z है इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे z - 2, ठीक है। लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया है ऊपर से, तो नीचे वो दिखना चाहिए कहीं ना कहीं, तो -3 हम नीचे लिख देंगे। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर सेम ही बात हमने लिख दी है, बस डिफरेंस ये हो गया कि अभी ये जो न्यूमरेटर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो हमारे ये 2, 7 और -3 वैल्यूज हैं, यही हमारे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए हैं। तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए हमारे पास, 2, 7 और -3, ठीक है। ये अगर डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है तो इस लाइन के डायरेक्शन में हम क्या एक पोजीशन, है ना, एक वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसको हम B वेक्टर बोलते थे, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। तो इसकी हेल्प से अगर हम B वेक्टर लिख पाए तो हमारा काम बन जाएगा। B वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i + 7j - 3k कैप, क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी है तो उसके लिए वेक्टर चाहिए हमें इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से अब अगर वेक्टर आ गया है तो हमारे पास कोई एक जनरल वेक्टर ले लो, r वेक्टर, ठीक है, और ये पॉइंट है सपोज A, तो इसका भी हम एक पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, A वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 2i, है ना, -j + k कैप, तो ये भी आ गया है। तो यहां से हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, सिंपली वेक्टर फॉर्म के लिए हमें लिखना है ज्यादा कुछ नहीं कि भाई r वेक्टर = A वेक्टर + लैम्डा B वेक्टर। तो r वेक्टर को हम अगर इन जनरल लिखें तो क्या लिखेंगे, उसको लिखते हैं xi कैप + y j कैप + z k कैप, ठीक है, = A वेक्टर क्या है हमारे पास, जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर, तो 2i - j + k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा B। तो लैम्डा के साथ B वेक्टर मीन्स जिसके वो पैरेलल जा रहा है, जो हमें L1 इक्वेशन से मिला है। तो इसका जो वेक्टर है वो भी हमने लिख लिया है डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से, 2i + 7j - 3k, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस L1 लाइन, है ना, पैरेलल टू L1 लाइन एंड पासिंग थ्रू A पॉइंट विच इज 2, -1, 1। क्लियर हो रही है बात। अब यहां से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वे पता है कार्टेशियन फॉर्म को लिखने का। और यहां से भी अगर आप सोल्व करना चाहो लिख सकते हो। कैसे कि भाई जो ये वाला
टर्म है और ये वाला है, ये इसमें तो लैम्डा मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको इधर ले आओ, जैसे हमने आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को लेके आए थे जब हमने कार्टेशियन फॉर्म ड्राइव किया था। तो वहां पर x माइनस टू वाई प्लस वन है ना, जेड माइनस के ये आएगा और लैम्डा में इधर आ जाएगा 2 लैम्डा 7 लैम्डा माइनस 3। तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वेट करके। अदरवाइज डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म याद भी रखो, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे? जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उसको आप न्यूमरेटर में लिखो। तो x माइनस किस से पास कर रहे हैं? 2 से, x माइनस 2। अगेन y का कंपोनेंट क्या है? y माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ आएगा और यहाँ पर क्या है? z माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएंगे? जिसके वो पैरेलल है लाइन उसका डायरेक्शन रेशो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास है 2, 7 और -3, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पर ये हमें लाइन ना देकर 2 पॉइंट्स दे देता तो उस केस में हम उन 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट कर लेते और इस पॉइंट से या किसी भी एक पॉइंट के थ्रू है ना डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिख देते। तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ केसेस देखे, हम और भी डिफरेंट वे में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम परपेंडिकुलर और इमेज वगैरह वो सब भी देखेंगे। उनके थ्रू भी हम सेम प्रोसेस रहेगा लाइन लिखने का, बस जो हमारा मेन एफर्ट जाता है वो इस बात में जाता है कि जो लाइन लिखना चाह रहे हैं उसके जो पैरेलल वेक्टर हैं उसका डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन हमें मिल जाए। सारा एफर्ट इसी में जाएगा, ठीक है। तो वो सब भी हम सीखेंगे आराम से, है ना, धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन में पूछा गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि भाई ए बी सी तो रियल नंबर्स हैं, ओके। मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट किस A6 9 का विद रेस्पेक्ट टू द लाइन, ये वाली जो लाइन है इसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इज दिस, देन A प्लस बी का मोड क्या होगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट करनी है बेसिकली इन दोनों के सम को करके। तो अगर ये लाइन को मैं L मान लूं, ठीक है, तो इस लाइन को मैं क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस। तो जो ये पॉइंट है, ठीक है, A6 और 9, A6 और 9 ये पॉइंट सपोज P है, तो इसका मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन है ना, मिरर इमेज हमारे पास गिवन है। तो मिरर इमेज कैसे मिलता है? अगर ये पॉइंट P है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होगा मिरर इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी हम 3D में सीखेंगे आगे। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं मिरर इमेज का, बस यहाँ पर मिरर इमेज का एक ही आइडिया हम यूज़ कर रहे हैं कि जो मिरर इमेज है, पहली बात तो उन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए वो परपेंडिकुलरली कट करेगा उस लाइन को, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, सपोज मैं इसको M से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का P पॉइंट का ये पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस लाइन पे ये पॉइंट परपेंडिकुलर डाल रहा है एट M। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर हम है ना दूसरी साइड में भी एक्सटेंड कर दे, वैसे ही ये भी एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही मिलेगा इस पॉइंट का। सपोज ये P डैश है, ठीक है। तो ये जो P डैश मिला, P से M तक का डिस्टेंस और M से P डैश तक का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। जैसे एक है ना, एक मिरर के अबाउट हम कोई रिफ्लेक्शन ले रहे हो है ना, प्लेन मिरर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। तो बेसिकली बात ये है कि जो P है उसका जो मिरर इमेज होगा वो ये P डैश होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में। तो जो P डैश का कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है। क्या गिवन है? उसी की हेल्प से हम है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो गिवन है 20 B है ना, इनफैक्ट B और -A -9, ठीक है। तो P भी पता है और P डैश भी पता है, और हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस सेम है। तो जो M है, क्या M इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो M हम अगर कैलकुलेट करना चाहे तो क्या निकलेगा? यहां से आ जाएगा 20 + A, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में सीखा था मिड पॉइंट कैलकुलेट करना। यह आ जाएगा B + 6/2, और यहाँ पर 9 और ये है -9, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -A/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट है M, वो हमें फाइंड आउट हो गया है,
ठीक है। और यहाँ पर मिड पॉइंट में अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं भी देखा है तो बहुत ही आसान है, 3D में भी वैसे ही करते हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। वहाँ पर सिर्फ x और y के कंपोनेंट्स को ही हम एवरेज लेते हैं, यहाँ पर z कंपोनेंट भी अवेलेबल है तो उसका भी ऐड करके बाई 2 कर देते हैं, आसान है, ठीक है। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो ये m पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो इस लाइन पर ही तो है, तो परपेंडिकुलर है m, तो इस लाइन पर ही है L पर, ठीक है। उसकी इक्वेशन भी हमारे पास है। तो अगर ये पॉइंट हमें पता है a और b के फॉर्म में है और इस लाइन पे है, दैट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो ये पॉइंट अगर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स हम x y z की जगह ये वाले चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाले वैल्यूज आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या है x माइनस 3/7, तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस a/2, x की जगह ये वही तो करते हैं ना। मान लो कोई लाइन है, ठीक है, और कुछ भी लाइन की इक्वेशन है, सपोज ये लाइन 2,3 से पास कर रही है, तो 2,3 हम उस लाइन की इक्वेशन में लिखते हैं 2D ज्योमेट्री में, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी हम x की जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 20 प्लस a/2 माइनस 3/7, दैट विल बी इक्वल टू, है ना, y की जगह b प्लस 6/2 और माइनस आ जाएगा 2 बाय डिवाइड में क्या है 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस a/2 किसकी जगह, z की जगह, तो माइनस a/2 माइनस 1, है ना, और डिवाइड बाय माइनस 9, ठीक है। तो अगर इन दोनों को आप देखो ध्यान से, यहाँ पर भी a के फॉर्म में है और ये भी a वेरिएबल है इसमें, तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें हम तो वहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और फिर कोई भी a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कोई भी एक क्वांटिटी सोल्व करके यूज करके हम ये b का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब बेसिक कैलकुलेशन है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि भाई आप p और p डैश की हेल्प से m निकालो। m को हम देख पा रहे हैं कि वो L लाइन पे है और वहां पर सेटिस्फाई करा दो आसानी से। तो इसको अगर सोल्व करेंगे देखो क्या बनेगा, a प्लस 20 और ये हो जाएगा माइनस 6, तो ये आ जाएगा a प्लस 14 डिवाइड में 2 है तो नीचे भी 14 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है b प्लस 6/2, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे तो सर्टेनली 10 बन जाएगा, है ना, 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा। b प्लस 6 माइनस 4, तो ये बन जाएगा b प्लस 2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, माइनस है ये और यहाँ पर भी माइनस है, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस लेके कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा a प्लस 2, है ना, एलसीएम लेके, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 18, ठीक है। तो यही हमारी इक्वेशंस कुछ कुछ बन रही है। तो अगर इन दोनों को हम सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग से कर लेता हूँ, तो a की वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगी, ठीक है। a प्लस 14/14, a प्लस 2/18, तो यहाँ पर 2 से, है ना, डिवाइड कर दो दोनों के दोनों, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 7 ये 9, तो ये आ जाएगा 9a प्लस 126 इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 14, क्लियर है, और 7a इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2a इक्वल्स टू 14 माइनस 126, तो 2a इक्वल्स टू नेगेटिव में आएगा, 14 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 2, है ना, 16 और ये आ जाएगा 1, तो a इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, डिवाइड करके ये आ जाएगा 56, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब a की वैल्यू अगर आ गई, किसी भी एक वैल्यू में पुट करके उसको b वाले टर्म से इक्वेट कर दो, तो उसको हम और आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर b प्लस 2/10 है, ऑल राइट, और जो a की वैल्यू है माइनस 56 यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस 56 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 18, तो ये बन जाएगा माइनस 54 डिवाइड बाय 18, तो ये आ जाएगा माइनस 3, ठीक है, और माइनस 3 से 10 मल्टीप्लाई कर दो, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, माइनस 30, तो b आ जाएगा आपके पास माइनस 20, है ना, माइनस 32, तो माइनस 32 और a आ गया है माइनस 56, तो इन दोनों को ऐड करना है सिंपली, है ना, यही तो फाइंड आउट करना है। तो मोड ऑफ a प्लस b अगर हम देखें क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ a कितना आ गया माइनस 56 और b आ गया है माइनस ऑफ 32, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा मोड के अंदर, है ना, ये आ जाएगा 8 और ये भी आ जाएगा 8, मोड है क्योंकि, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 88। तो बेसिक कैलकुलेशन थी बस, यहाँ के बाद माइनस, है ना, 88 आ जाएगा, ए ऑप्शन।
मेन जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो यही था कि m पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, और उस केस में भी आपको सेटिस्फाई करना आ गया है। यहाँ पर कोई भी दो वैल्यूज़ को इक्वेट किया, a आ गया, फिर a को यहाँ पर पुट किया, b आ गया, a को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते थे तो भी काम बन जाने वाला था। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। मीन्स बेसिकली आप देख सकते हो क्वेश्चंस को, बहुत आसानी से विजुअलाइज कर सकते हो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। तो इसीलिए जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्कोर करना बहुत आसान होता है इन जेईई एग्जाम, वैसे ही वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी बहुत आसान हो जाता है स्कोरिंग करना जेईई एग्जाम में। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइंस तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस की हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास टू लाइंस है, एक L1 और एक L2, और इनकी एक जनरल लाइन है कि भाई L1 ये हो गई, ठीक है, x1 y1 z1 पॉइंट से जा रही है, और उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है a1 b1 c1, और जो L2 लाइन है वो x2 y2 z2 पॉइंट से जा रही है, और a2 b2 c2 उसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर L1 और L2 के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है मीन्स उस लाइन की डायरेक्शन पता है, दैट मीन्स उस लाइन की डायरेक्शन में हम एक वेक्टर लिख सकते हैं उन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से। ठीक है, और सिमिलरली L2 की डायरेक्शन में भी एक डायरेक्शन वेक्टर लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पर सपोज अगर इसके पैरेलल हमें डायरेक्शन वेक्टर है ना लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, सेम ही बात होगी। अगर a2 b2 c2 से है ना ये जो वेक्टर लिखा है और ये जो इसके पैरेलल लिखा है सेम ही बात है। सिमिलरली जो L1 लाइन है ये वेक्टर मैंने बनाया और एक वेक्टर अगर मैं इसके पैरेलल बना दूं सेम ही बात होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम इक्वेशन लिखते हैं अल्टीमेटली हम एक पैरेलल वेक्टर के ही डायरेक्शन रेशियोज के को यूज करते हुए इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, अब जब इन पॉइंट्स को, इन वेक्टर्स को भी अगर हम ज्वाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स को हम कोइनिशियल वेक्टर्स की तरीके से ज्वाइन कर दे, कोइनिशियल मीन्स हमने वेक्टर चैप्टर में सीखा था कि एक ही पॉइंट से है ना वो पास कर रहे हो, ओरिजिनेट हो रहे हो, तो अगर इनको ज्वाइन कर देंगे तो उनके बीच का भी एंगल वही रहेगा, थीटा ही रहेगा, है ना। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम थीटा एंगल लाइन के बीच में ही मान लेते हैं ना, जो भी जिस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो ये L1 लाइन है उसी के डायरेक्शन में हम एक D1 वेक्टर लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शन रेशियोज। सिमिलरली L2 लाइन के डायरेक्शन में हम एक D2 वेक्टर लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस L2 डायरेक्शन रेशियोज, और वहां से हम उनके बीच का एंगल इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर के बीच का एंगल तो आसान है ना कैलकुलेट करना। क्या होता है, कोस थीटा आ जाएगा D1 डॉट D2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा D1 का मैग्नीट्यूड और D2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो वैसे ही यहाँ पर हमने है ना यूज करना है। बस यहाँ पर जो D1 और D2 है देख लेना कि जो भी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ठीक है, तो वहां से आप निकाल सकते हो। मैं लिख देता हूँ, बेसिकली जो D1 वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, A1 I कैप प्लस है ना B1 J कैप प्लस C1 K कैप। सिमिलरली जो D2 वेक्टर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन वेक्टर्स हो जाएंगे उन लाइंस के, है ना, अलोंग। तो यहाँ से आप इनको यूज करके आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा है और कैलकुलेट भी करना सीखा है एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उससे पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि भाई जो 2D में है, 2D में हमने देखा था कि या तो लाइंस पैरेलल होती हैं या फिर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है और जो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है वो क्या होगी उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्लोप के फॉर्म में हम वो कंडीशंस याद रखते हैं कि भाई अगर पैरेलल लाइंस है तो स्लोप सेम हो जाएंगे, अगर वो परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनकी कंडीशन होती है कि दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का मीनिंग यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि भाई जो पैरेलल लाइंस है उनके अलोंग जो वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से, वो वेक्टर सेम ही होंगे।
ठीक है, या प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, उनके कंपोनेंट्स। तो पैरेलल लाइंस के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं दो लाइंस के, ठीक है, वो हमारे प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, सपोज ये L1 के अलोंग है वेक्टर, है ना, D1, और ये L2 के अलोंग है वेक्टर D2। ठीक है, अब बोल दें कि पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स को D1 D2 लैम्डा D1 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा बस, तो इससे प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहां से हम सिंपली लिख सकते हैं A2 बाई A1, इनफैक्ट A1 बाई A2 भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पहले A2 बाई A1 लिख दे तो आगे भी आपको B2 बाई B1 ही लिखना है, मीन्स L2 के डायरेक्शन रेशियो ऊपर और L1 के नीचे। अगर आप A1 बाई A2 लिख रहे हो तो आगे आपको B1 बाई B2 ही लिखना होगा। ठीक है, तो डिवाइड करना है, सिंपली प्रोपोर्शनल निकालने तो C2 बाई C1, ये कंडीशन हो जाएगी पैरेलल की। परपेंडिकुलर लाइंस के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर के केस में मीनिंग हमें पता है कि भाई एक लाइन है और दूसरी लाइन के वो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जब एंगल 90 डिग्री हो तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो 90 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, और 0 होने के लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला भी पोर्शन 0 होना चाहिए। ये क्या है, D1 डॉट D2। ठीक है, और अगर D1 डॉट D2 आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो कितना आएगा, तो D1 और D2 वेक्टर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था D1 डॉट D2 करना, है ना। तो ये आ जाएगा सिंपली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है उनका मल्टीप्लाई करना है, तो यही वैल्यू 0 आ जानी चाहिए इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इजीली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे और पैरेलल के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में जैसे जैसे चीजें आएंगे हम लोग डिस्कस करते हुए चले जाएंगे कहां पर किस तरीके से यूज करना है। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो दिया हुआ है, बोला गया है कि वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट करो सच दैट जो ये दो लाइंस है आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने अभी देखी कि भाई जो उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 कर देना है। तो वहां पर जब डायरेक्शन रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर P अननोन है, तो वहां पर P में एक इक्वेशन बन जाएगी और वहां से P आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि भाई जो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या देखा था कि भाई जो x का है ना कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। ठीक है, तो इनको हम अलग से लिखने की कोशिश करेंगे। तो सपोज ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो L1 को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट वे में। ये 4 माइनस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -3। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2p, ये तो एज इट इज है लिख सकते हैं। और यहां पर देखो 5z माइनस 10 है। ठीक है, तो z का कोफिशिएंट 1 होने के लिए क्या करना होगा, 5 कॉमन लेना होगा। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 5 इंटू z माइनस 2, और वो 5 ऊपर ना रख के हम नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका z माइनस 2 अपॉन 8/5। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से आपको ये चेंजेस करने होंगे टू राइट दैम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको सर्टेनली बोल सकते हैं कि वो आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हो हम हर जगह, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हम डायरेक्शन कोसाइंस इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज यूज करते हैं। तो हर जगह आपको दिख ही रहा होगा कि डायरेक्शन रेशियोज ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं की हेल्प से चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर L2 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, x1 माइनस 1 2p y माइनस 3/5, और ये क्या है 6 माइनस z, तो क्या लिखना चाहिए z माइनस 6। तो सिंपली आपको ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो z माइनस 6 अपॉन आ जाएगा -5। क्लियर है। तो यहाँ से L1 L2 की हेल्प से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज डिनोमिनेटर में आपको दिख रहे हैं क्लियरली। अब बस परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है। क्या बताया था परपेंडिकुलर की कंडीशन अभी, A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन याद रखो और बार बार इसको यूज कर लो जहां पर भी जरूरत हो। क्लियर है? तो A1 ये है, अगर है ना, तो A2 ये होगा इसी के करस्पॉन्डिंग x के डिनोमिनेटर में। तो -3 इंटू 2p, -3 इंटू 2p प्लस B1 B2 क्या हो जाएगा, B1 आ जाएगा हमारे पास 2p और B2 क्या आ जाएगा 5 प्लस C1 क्या है यहाँ पर 8/5 और C2 क्या है -5। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो P में एक इक्वेशन बन जाएगी, देखते हैं क्या बनेगा। ये हो जाएगा -6p, ये हो जाएगा +10p। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो ये बनेगा -8 इक्वल टू 0। तो -6p प्लस 10p 4p और 8 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 8/4 और p इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से तो बेसिक कैलकुलेशन है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये कंडीशन याद रखना। प्लस जो इक्वेशंस गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, उसको हमेशा ध्यान रखो कि उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज आपका जो डायरेक्शन रेशियो है वो सही नहीं आएगा और आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर देखोगे कि मार्क्स कहाँ पे चले गए। तो जो चीजें हैं याद रखने वाली, इसी को बोल देते हैं एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो रही है। ठीक है, तो एक अगर प्रैक्टिस में ले आओगे आप, उन चीजों को ध्यान रखना जो हमें जरूरी है करना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि भाई जो डिनोमिनेटर में है वो डायरेक्शन रेशोज है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो वहां पर मिस्टेक होनी है ना, हो ही जाएगी वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, तो क्या एंगल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल का हमें फॉर्मूला तो पता है फाइंड आउट करने का, बस सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, उससे डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लो और वहां से थीटा निकाल लो। देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो ये 2x है, तो वैसे तो दिख नहीं रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म है, बट हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए फॉर श्योर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x -0, और जो ये 2 है 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं 1/2 डिनोमिनेटर में। तो 0 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, बट लिख दिया है मैंने ऐसे ही, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही लिखा हुआ है बेसिकली। इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं y -0 डिवाइड बाई 1/3। क्लियर है, और यहां पर इक्वल्स टू में आ जाएगा z -0 -1 है तो उसको नीचे लिख दो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, दिख रहा है कुछ कुछ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। तो यहां पर ये आ गई हमारे पास L1 लाइन, सिमिलरली L2 लाइन भी लिख सकते हैं ये इसकी हेल्प से। तो ये आ जाएगा x -0 डिवाइड बाई 1/, है ना, डिवाइड बाई 1/6, और ये आ जाएगा y -0 डिवाइड बाई -1, और ये आ जाएगा फाइनली z -0 डिवाइड बाई -1/4। क्लियर हो रही है बात। तो ये L1 और L2 इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है। अब इन दो लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो तो बच्चों का काम है कैसे, भाई जो कोस थीटा है वो हम क्या लिखते हैं, वो हमने अभी देखा कि हम लिख सकते हैं d1 डॉट d2 डिवाइड बाय d1 का मैग्नीट्यूड d2 का मैग्नीट्यूड। d1 d2 क्या है, डायरेक्शन वेक्टर, जिसको हमने डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से लिखा है। ठीक है, तो d1 डॉट d2 हम ये डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना। तो d1 डॉट d2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं पहले लिख ही देता हूँ, d1 डॉट d2 हमारे पास जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है d1 के मैग्नीट्यूड और d2 के मैग्नीट्यूड से। तो कोस थीटा न्यूमरेटर में देखो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर भी बाद में देख लेंगे। तो d1 डॉट d2 इनके करस्पॉन्डिंग, है ना, डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये है 1/2, ये है 1/6। ठीक है, y के नीचे क्या है 1/3 प्लस साइन के साथ 1/3 इंटू ये है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू -1/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। अभी डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कोस थीटा की वैल्यू आ रही है देखो क्या बनेगा न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा 1/12। ओके, ये बन जाएगा -1/3 और ये बन जाएगा +1/3, और d1 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, d1 वेक्टर किससे बन रहा है, इन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से, तो इन्हीं के स्क्वायर को ऐड कर दो आप, तो ये आ जाएगा 1/4 + 1/9 + 1, और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा 1/36 + 1 और +1/16।
ठीक है, तो न्यूमरेटर को थोड़ा अलग से सोल्व कर ले क्या, एक ही स्टेप में लिख लेंगे फिर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1/12 माइनस 1/3 प्लस 1/4। 12 एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3। तो देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 4 माइनस 4, तो ये बन जा रहा है 0। तो न्यूमरेटर क्या बन गया है हमारा 0। तो 0 जैसे ही बन गया हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और जब भी cos थीटा 0 हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, π/2। दैट मीन्स जो लाइन्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो पहले हमने दिया हुआ था क्वेश्चन में कि भाई परपेंडिकुलर है तब क्या कंडीशन होगी, पी की क्या वैल्यू आएगी। यहां पर क्या हो गया कि भाई एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, फाइनली हमें पता चला कि वो तो परपेंडिकुलर लाइन्स है। ठीक है, तो π/2 मीन्स 90 डिग्री हम इजीली यहाँ पर आंसर बता सकते हैं अपना। आसान है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन रेशोस है वो तो आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हो लाइंस। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, काफी टाइम हो गया। यहाँ पर बोला गया है इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स, कौन कौन सी लाइन के बीच में, इसके और इसके बीच में जो एंगल है दैट इज cos इनवर्स 2/3, देन P इज इक्वल टू, तो P कितना होगा ये हमें बताना है। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला अभी क्वेश्चन किया था वहां पर भी P कैलकुलेट करना था। अब देखो ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बस उसमें वो क्या चेक करते हैं कि भाई आप सही से देख पा रहे हो कि नहीं, जो लाइंस दी हुई है वो तो उसका डायरेक्शन रेशो तो अच्छे से निकाल लो। तो यहाँ पर तो जो फर्स्ट लाइन है और जो सेकंड लाइन है जिनके बीच का एंगल निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो L1 तो हम एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यहाँ पर 1 ही है। और जो L2 है, ठीक है, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। अब देखो 5 माइनस एक्स बाय माइनस 2 है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/2। ठीक है, माइनस से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल्स टू में ध्यान से अगर आप देखो तो ये 7y है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, क्या बड़ी बात है। तो 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर और उस 7 को p के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाय p/7। ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज है z माइनस 3/4। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 7 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। अब बोला गया है कि जो इनके बीच का एंगल है वो इतना है, ठीक है, कोस इनवर्स। तो जब हम कोस थीटा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो जब हम कोस थीटा कैलकुलेट करते हैं तो थीटा क्या होता है, ये होता है कोस इनवर्स, है ना, d1 डॉट d2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आप अच्छे से पढ़ ही चुके हो। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि कोस इनवर्स कैसे लिख दिया। तो जो एंगल है उन दोनों के बीच का वो हम इस तरीके से ही फाइनली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोस इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू जो हम यहाँ से आई, और हमें एंगल क्या गिवन है, यही तो गिवन है, कोस इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, तो अगर हम इक्वेट कर दे कि जो भी एंगल इनके बीच में है वो क्या है, वो है कोस इनवर्स 2/3। ठीक है, तो कोस इनवर्स 2/3 तो है ना क्वेश्चन में गिवन है। और हम जब एंगल कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, वो आता है कोस इनवर्स, है ना, d1 डॉट d2 डिवाइड बाय d1 का मैग्नीट्यूड और d2 का मैग्नीट्यूड, यही तो आता है। तो यहाँ से कोस इनवर्स है, यहाँ पर भी कोस इनवर्स है, 2/3 डोमेन में है तो यहाँ पर हम इक्वेट कर देंगे डायरेक्टली। तो देखो क्या बनेगा, 2/3 इक्वल्स टू d1 डॉट d2। ठीक है, तो d1 वेक्टर कौन सा आएगा, जो हम L1 लाइन से डायरेक्शन रेशोज की हेल्प से लिख रहे हैं, तो वो बन जाएगा, है ना, d1 वेक्टर और d2 वेक्टर यहाँ के डायरेक्शन रेशोज से आ जाएगा। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, 2 × 2 4 प्लस 2 × p/7 तो आ जाएगा 2p/7। ठीक है, और ये है 1 और ये है 4, क्लियर है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 4। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, इनका मैग्नीट्यूड जो d1 वेक्टर बनेगा डायरेक्शन रेशोज से। तो देखो क्या क्या बनेगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस p/7 तो ये आ जाएगा p² / 49, और 4 स्क्वायर मीन्स
16। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो ये 4 + 4 + 1 कितना बनेगा 9, 9 का रूट कितना बनेगा 3, तो इस 3 से क्या हम ये वाला 3 कैंसिल कर सकते हैं यहीं पर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा 4 + 4 8 + 2p/7। तो यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बनेगा 2 है ना, 4 + p/7। तो यहाँ से भी हम 2 कैंसिल कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या बना, रूट के अंदर चीज़ें लिखी हुई है कुछ, रूट के अंदर 16 + 4 20 + p²/49। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर आपको 2 से 2 कैंसिल करके बस इसको इधर लिख लेना है। तो क्या बन जाएगा 20 + p²/49 = ये क्या है 4 + p/7। क्लियर है? अब स्क्वायर उधर कर दो तो 20 + p²/49 है ना, मैं डायरेक्टली स्क्वायर यूज कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16 + p²/49 + 2ab होता है तो 8p/7। तो p²/49 p²/49 कैंसिल, 16 इधर आएगा तो 4 बचेगा, इधर पे 8p/7, 4 से 8 कैंसिल, तो ये बन जाएगा p = है ना, ये 2 बचेगा तो 7/2 आपका p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है। यहाँ के बाद तो p ही कैलकुलेट करना है ये पोर्शन। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन है ना उस टॉपिक की, जो हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, बाद में तो हमारी ये बेसिक कैलकुलेशन होती है। इवन इफ अगर आपके पास वो टॉपिक की कैलकुलेशन है ना, टॉपिक की इंफॉर्मेशन अच्छे से है, किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, उसके बाद अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो भी आपके से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर आपकी कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग है बट वो कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर नहीं है तो भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे, और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करते रहो, डीपीपी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सोल्व करते रहो, पीवाईक्यू सोल्व करते रहो। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका आई थिंक करेक्ट हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज हमने बहुत अच्छे से सीख लिया सभी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे लाइंस के ही और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक लर्न पे बने रहिए, क्योंकि लर्न पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।